हाँ तो बच्चों, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ के कितने एप्लीकेशन हैं? तो गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन हैं। सीरियली हम लोग बारी बारी उसे देखेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन ये कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको एक लाइन चार्ज के द्वारा। कहाँ निकालना है? एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। यानी ये एक लाइन चार्ज है और एक पॉइंट P है जो कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे है। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये एक लाइन चार्ज है। मीन्स इस चार्ज में सिर्फ लेंथ है, ना ही एरिया ना ही वॉल्यूम। सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक लाइन चार्ज है। तो लाइन चार्ज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको, तो लाइन चार्ज में सिर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन द स्पेस एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम द लाइन चार्ज। यानी P पॉइंट इस स्पेस में है, चारों तरफ इस स्पेस में एक P पॉइंट है जो कि R डिस्टेंस पे है और लाइन चार्ज से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट पे हमें इस लाइन चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। वैसे ये लाइन चार्ज तो बहुत बड़ा है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज आप मान सकते हो। ठीक है, इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इस लाइन चार्ज के पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और हम लोग जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाई लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस लाइन चार्ज बी लैम्डा। हम लोग यहां लिखेंगे भी, मान लिया लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस लाइन चार्ज बी लैम्डा। इस लाइन चार्ज का हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना ले लिया? तो लैम्डा ले लिया। देयर विल बी ओनली फ्लक्स थ्रू दी कर्व सरफेस एरिया। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉस ने सबसे पहले कहा था कि फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस इन सच अ वे दैट द चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। यानी एक ऐसा गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करना है इस P पॉइंट से जिससे इस चार्ज का या तो पूरा पोर्शन या कुछ पोर्शन कहां चलाए? तो सेंटर पे चलाए। तो हम लोग देखते हैं कि इस लाइन चार्ज का शेप सिलिंड्रिकल है, पतला सा एक रिफिल टाइप का लग रहा होगा आपको, एक थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये एक छोटा सा सिलेंडर आप समझो, तो इसके चारों तरफ आप एक सिलिंड्रिकल सरफेस आप ड्रॉ कर दोगे तो ये पतला सा लाइन चार्ज इस सिलेंडर के सेंटर में दिखेगा, जैसा ये फिगर में दिख रहा है। तो एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया एंड गॉसियन सरफेस इज लाइक अ क्लोज सिलेंडर। गॉसियन सरफेस हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हमने लिया। गॉसियन सरफेस ऐसा ड्रॉ किया जाता है जिससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहां पहुंच जाए? तो उसके सेंटर पे आ जाए। तो सारा का सारा चार्ज तो सेंटर पे नहीं आया, बट कुछ पोर्शन सेंटर पे आ गया। और आप कहोगे कि सर आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्यों नहीं लिया? तो हम लोग सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसलिए ड्रॉ किए हैं क्योंकि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये भी एक सिलेंडर की तरह है। उसी तरह से हमने एक कर्व सरफेस लिया। गॉसियन सरफेस वैसा ही बनाने का कोशिश करना चाहिए जो एक यूनिफॉर्म सरफेस हो, जिससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान हो जाए, और सरफेस वैसा ही हो जैसा कि बॉडी है। तो बॉडी एक पतला सा वायर है या पतला सा थ्रेड है जो चार्ज कैरी कर रहा है। तो वो थ्रेड सिलिंड्रिकल शेप का होता है, तो उसके चारों तरफ जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है जस्ट लाइक अ सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में देयर आर 3 एरिया। ये फ्लैट सरफेस एरिया हुआ, नीचे भी जो सरफेस एरिया है वो भी फ्लैट सरफेस एरिया हो गया। तो ये फ्लैट सरफेस एरिया में अगर एक छोटा सा हमने एलिमेंट काटा डेल्टा S, तो इस डेल्टा S का डायरेक्शन किधर होगा? तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ होगा। सिमिलरली नीचे जो सरफेस एरिया है उस पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने काटा, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल किधर होगा, तो नीचे होगा। ये हुआ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, मीन्स इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा। यहां दोनों के बीच कितना एंगल बना, 90 डिग्री। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां जो एरिया वेक्टर है उसके बीच एंगल कितना बना, तो 90 डिग्री। तो जैसा आप पढ़ चुके हो कि 90 डिग्री एंगल पे कोई फ्लक्स नहीं होता है, उसी तरह से इस एरिया पे भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। यानी इससे जो भी फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा, इससे जो भी फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा वो डाइवर्जिंग होगा, और डाइवर्जिंग होगा तो ये कर्व सरफेस एरिया से ही बाहर निकलेगा। सपोज करो कि इस कॉपी को अगर हम इस तरह से इसको फोल्ड कर दें, इसको ऐसे अगर हम फोल्ड कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली सिलेंडर से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। यानी सपोज यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट हम काट लें, तो यहां पे एरिया का डायरेक्शन इस ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगा। तो यहां जो एंगल बनेगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा। तो आप देखो कि इस पूरे सिलेंडर में कितना एरिया है, तो एक फ्लैट एरिया ऊपर, एक फ्लैट एरिया नीचे और एक कर्व सरफेस एरिया। तो 3 एरिया है हमारे पास। तो 3 एरिया में 2 एरिया पे फ्लक्स नहीं है, न ऊपर फ्लैट सरफेस एरिया पे फ्लक्स है, न नीचे फ्लैट सरफेस एरिया पे फ्लक्स है। तो सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स कहां है, तो कर्व सरफेस एरिया पे ही है। तो इसलिए ये लिखा जा सकता है, सिंस देयर विल बी ओनली फ्लक्स थ्रू दी कर्व सरफेस एरिया। सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स कहां है, तो कर्व सरफेस एरिया पे है। सो इट कैन बी रिटन एज, छोटा सा एरिया अगर डेल्टा एस है तो छोटा सा इस पे फ्लक्स मान लेते हैं डी फाई। तो डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। अगर आप ये लिखते डेल्टा फाई तो होता है ई डॉट डेल्टा एस, लेकिन हमने डेल्टा फाई के जगह क्या यूज किया, डी फाई। तो डेल्टा एस के जगह आप क्या यूज करोगे, डी एस यूज करोगे। तो डी फाई इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये डॉट प्रोडक्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, तो आपको पता है एंगल था 0 डिग्री, जैसा कि यहां दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स कौन से एरिया पे है, तो कर्व सरफेस एरिया पे ही फ्लक्स है। फ्लैट सरफेस एरिया पे 90 डिग्री एंगल बन जाने के कारण cos 90 0 होता है, इसलिए फ्लक्स 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स होगा तो कर्व सरफेस एरिया पे होगा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करो। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन हमने दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। अब हमें देखना है कि मुझे फ्लक्स छोटे से एरिया पे नहीं, टोटल सरफेस एरिया पे लाना है। तो टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ और सिर्फ किस पे फ्लक्स है, तो कर्व सरफेस एरिया पे ही फ्लक्स है। तो फ्लक्स इंटीग्रेट कहां से कहां होगा, तो डी फाई 0 से फाई इंटीग्रेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो एरिया डीएस जो है वो कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, तो 0 से 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में कि से किसी भी सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एल। तो टोटल एरिया डीएस जब इंटीग्रेट होगा तो कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, 0 से 2 पाई आर एल तक इंटीग्रेट होगा। तो आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चला गया, बाहर चला गया। डीएस को इंटीग्रेट हमने किया, कहां से कहां इंटीग्रेट किया, तो 0 से 2 पाई आर एल तक इंटीग्रेट किया। अब आपको पता है कि डीएस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। कहां से कहां, तो 0 से 2 पाई आर एल तक, एक रफ हमने किया यहां पे। एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई, पहले अपर लिमिट आप पुट करोगे एस के जगह, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो आंसर आपको क्या आएगा, तो 2 पाई आर एल आएगा। और डी फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, फाई, 0 से फाई आप अपर लिमिट लोअर लिमिट आप पुट करोगे, अपर लिमिट फाई माइनस 0 तो फाई ही बचेगा। तो आपके पास आ गया फाई इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल।
ये एक इक्वेशन बन गया आपके पास, ये एक इक्वेशन हो गया। तो फाई इक्वल्स टू ई इंटू 2πrl। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारे पास गॉस लॉ क्या कहता है? बाय गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू, एज वी नो दैट फाई इक्वल्स टू क्यू इंटरनल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, जो इक्वेशन 1 में हमारा फ्लक्स था फाई, ये फ्लक्स जो फाई है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाई के जगह हमने लिख दिया क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा हो गया क्यू इंटरनल बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2πrl। अब हमें देखना है कि इंटरनल चार्ज का वैल्यू कितना होगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास कितना है? लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो लैम्डा इंटू एल, यानी कितने लेंथ का चार्ज इंटरनल चार्ज होगा। तो इस सिलेंडर का लेंथ हमने, आप देखें कितना पहले से कंसीडर करके रखा है, तो एल कंसीडर करके रखा है। तो एल लेंथ के अंदर जो भी चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड द इंटरनल चार्ज। एल लेंथ के ऊपर का चार्ज एक्सटर्नल हो जाएगा, लेकिन एल लेंथ के अंदर का जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज कहलाएगा? इंटरनल चार्ज कहलाएगा। तो चूंकि चार्ज डेंसिटी हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल है, तो चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो वही यहां पे लिखा गया है कि सिंस इंटरनल चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, तो आप क्यू इंटरनल के जगह क्या लिखेंगे? लैम्डा इंटू एल। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एल और एल कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट आर। आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू निकाल सकते हो। E इक्वल्स टू लैम्डा 2πr इस साइड आ जाएगा, तो 2π एप्सिलॉन नॉट आर। अब आप यहां देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? तो न्यूटन पर कूलॉम होगा। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो रेडियली आउटवर्ड। देखा जाए रेडियली आउटवर्ड कैसे होगा? तो ये सिलेंडर का रेडियस हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। तो हमने लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया और वो कितना आया? तो लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट आर आया। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड किया? तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, 2π एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, तो इस सबको हटाएंगे आप लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इट कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन का ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर को लें, वाई एक्सिस पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन से इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, तो ग्राफ ऐसा होगा। इट मीन्स मोर विल बी द पोजीशन वेक्टर, अगर पोजीशन वेक्टर ज्यादा होता है, लेस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी लाइन चार्ज एंड वाइस वर्सा। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है तो पोजीशन बढ़ रहा होगा, या पोजीशन के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा और पोजीशन के घटने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। मोर विल बी द पोजीशन वेक्टर, लेस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी लाइन चार्ज एंड वाइस वर्सा। तो आप लोग इस पूरे एप्लीकेशन को अच्छे से समझ गए। इस एप्लीकेशन में हमने क्या निकाला? तो इस एप्लीकेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया आपको एक लाइन चार्ज के द्वारा किसी भी पॉइंट पे। और आप फिर से इस बात को याद रखें, गॉसियन सरफेस वैसा ही कंस्ट्रक्ट करेंगे जैसा कि बॉडी का शेप है और यूनिफॉर्मली कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो बॉडी का शेप चूंकि लाइन चार्ज था तो एक पतला सा सिलिंड्रिकल शेप था, तो इसलिए मैंने सिलेंडर ही गॉसियन सरफेस बनाया और बड़ा सा सिलेंडर बनाया और इस तरह से बनाया कि लाइन चार्ज का कुछ पोर्शन उसके सेंटर पे चला आए। तो सेंटर पे आने से चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चारों तरफ जो भी पॉइंट होगा वो सब कितने डिस्टेंस पे होगा, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, सब सेम डिस्टेंस पे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, we get
that is lambda by 2 pi epsilon naught r. Thank you.